नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम केंद्र राज्य संबंधों में चर्चा करेंगे। राज्य के केंद्र और राज्यों में विधायी संबंधों के ऊपर। सबसे पहले हम ये बताएं कि केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध कैसे होते हैं। MP पायली ने लिखा है कि वर्तमान समय में राज्यों के पास सीमित साधन हैं और अपनी अधिकांश विकास योजनाओं के लिए उन्हें केंद्र की सहायता की आवश्यकता रहती है। इसलिए उन्हें केंद्र का नेतृत्व स्वीकार करना पड़ता है और कभी कभी केंद्र के आदेशों के आगे झुकना भी पड़ता है। ये एक वास्तविकता है। संघवाद का बुनियादी तत्व होता है शक्तियों का विभाजन। सहकारी संघवाद में शक्तियों के विभाजन के बाद भी केंद्र एवं राज्यों के बीच अंतः क्षेत्रीय सहयोग पर बल दिया जाता है। यह सहयोग केंद्रीय एवं प्रादेशिक सरकारों के बीच ही नहीं बल्कि विभिन्न प्रादेशिक सरकारों एवं असंख्य राजनीतिक संरचनाओं के मध्य भी दिखाई देता है। संविधान के आधार पर संघ तथा राज्यों के संबंधों को हम 3 भागों में विभाजित करेंगे। केंद्र तथा राज्यों के बीच विधायी संबंध, दूसरा है केंद्र तथा राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध और तीसरा है केंद्र तथा राज्यों के बीच वित्तीय संबंध। हम इन तीनों का विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ पर आज हम सिर्फ भारतीय संघ में केंद्र तथा राज्य के जो विधायी संबंध है उसी पर बात करेंगे। भारतीय संविधान में शक्तियों का जो विभाजन किया गया है वो 3 सूचियों के आधार पर किया गया है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो संघ सूची है उसमें 97 विषय हैं और ये सारे जो विषय हैं वो राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं जिनका संबंध संपूर्ण देश में एक ही प्रकार की नीति को अपनाना आवश्यक होता है, वो विषय इसमें रखे गए हैं। विधि निर्माण का अधिकार यानी कि इन 97 विषय पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो संघीय संसद को प्राप्त है। इसमें हम 97 की तो नहीं बात करेंगे, कुछ प्रमुख विषय बता दें, जैसे रक्षा, विदेशी मामले इनकी फॉरेन पॉलिसी, युद्ध व संधि, देशीकरण व नागरिकता, विदेशियों का आना जाना, रेलें, बंदरगाह, हवाई मार्ग, डाक एवं तार, टेलीफोन व बेतार जो वायरलेस हैं आज, मुद्रा निर्माण, बैंक, बीमा, खाने व खनिज, ये इसके प्रमुख विषय हैं। दूसरा है राज्य सूची। ये क्षेत्रीय महत्व के होते हैं और वर्तमान में इनमें 66 विषय इसके अंतर्गत हैं। इसके 66 विषयों पे कानून निर्माण का अधिकार राज्यों की व्यवस्थापिकाओं को प्राप्त है। इन 66 विषयों में प्रमुख हम यहाँ बताएं कि पुलिस, न्याय, जेल, स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई और सड़कें आदि प्रमुख हैं। इसके बाद आता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में वे विषय रखे गए हैं जिनका महत्व संघीय और क्षेत्रीय दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। संघ तथा राज्य दोनों को ही कानून निर्माण का अधिकार इन जो विषय हैं इन पर है, लेकिन दोनों में विरोध की स्थिति में संघ का कानून मान्य होता है। जब संविधान बना था तो इसमें 47 विषय रखे गए थे। फौजदारी, विधि तथा प्रक्रिया, निवारक निरोध, विवाह और विवाह विच्छेद, दत्तक और उत्तराधिकार, कारखाने, श्रमिक संघ, औद्योगिक विवाद, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक बीमा, पुनर्वास और पुरातन, शिक्षा और वन, ये विषय रखे गए थे। लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राज्य सूची के 4 विषयों को समवर्ती सूची में रखा गया, जिसमें है शिक्षा जो अनुच्छेद 25 क में थी वो अब समवर्ती सूची में आ गया। वन जो 17 क में था वो भी समवर्ती सूची में आ गया। वन्य जीव जंतुओं और पक्षियों का रक्षण ये 17 ख में था, यानी कि
क्या कहा? शिक्षा, वन, तीसरा वन्य जीव जंतुओं और पक्षियों का संरक्षण, और चौथा है नाप तोल। ये जो 33 क में था। स्मृति सूची में ये 4 विषय राज्य सूची से लाके स्मृति सूची में जोड़ दी गई। एक नया विषय सर्जित किया गया 20 क से लाके जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ये भी स्मृति सूची में जोड़ दिया गया। इस तरह से आज स्मृति सूची में 52 विषय हैं। अब अवशेष जो विषय बच गए जो इन तीनों सूचियों में नहीं है, तो उन विषयों पर संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में अवशेष विषयों के संबंध में कानून निर्माण का अधिकार इकाइयों को प्रदान किया गया है कि जो बच गए विषय वो इकाइयों को दिया जाएगा। लेकिन भारत में कनाडा की तरह अवशेष विषयों में कानून निर्माण संघीय व्यवस्थापिका को इसको शक्ति प्रदान की है। अब हम बात करेंगे राज्य सूची के विषयों पर संसद की व्यवस्थापन की शक्ति, कि राज्य सूची के विषयों पर संसद व्यवस्थापन यानी कि कानून का निर्माण भी कर सकती है। कि संसद द्वारा राज्य सूची के किसी भी विषय और किसी भी राज्य की व्यवस्थापिका द्वारा संघीय सूची के किसी विषय पर निर्मित कानून अवैध होगा। ये लेकिन संसद के द्वारा कुछ विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत राष्ट्रीय हित एवं तथा राष्ट्रीय एकता हेतु राज्य सूची के विषयों पर भी कानून का निर्माण किया जा सकता है, जिसका संविधान में प्रावधान किया गया है। पहला है अनुच्छेद 249। इसमें लिखा है कि राज्य सूची का विषय राष्ट्रीय महत्व का होने पर वो इस पे कानून बना सकती है। कौन? संघ सरकार, केंद्र सरकार। यदि राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है कि राज्य सूची में उल्लेखित कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है, तो संसद को उस विषय पर कानून निर्माण का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इसकी मान्यता केवल 1 वर्ष होती है। राज्यसभा पुनः प्रस्ताव स्वीकृत करके इस अवधि में 1 वर्ष की और वृद्धि कर सकती है। अवधि समाप्ति के 6 माह तक इस विधि का प्रयोग होता है, फिर बाद में पुनः समाप्त हो जाती है। यानी कि 2 वर्ष तक किसी राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है, अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव स्वीकार कर ले तो। ये आर्टिकल 249 के अंतर्गत है। दूसरा है अनुच्छेद 252 कि राज्यों की विधान मंडलों द्वारा इच्छा प्रकट करने पर, कि यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों की विधान मंडल प्रस्ताव पास कर ये इच्छा व्यक्त करते हैं कि राज्य सूची के किन्हीं विषयों पर संसद द्वारा कानून का निर्माण किया जाए, तो उन राज्यों के लिए उन विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो संसद को प्राप्त हो जाता है। यानी कि आर्टिकल 252 ये कहता है 2 या 2 से अधिक राज्य की व्यवस्थापिकाएं ये इच्छा प्रकट करें कि हमारे राज्य सूची के विषय पर कानून संसद के द्वारा बनाया जाए, तो उन विषयों पर संसद कानून बनाती है। राज्यों के विधानमंडल न तो उसमें संशोधन कर सकती हैं, न ही उन्हें पूर्ण रूप से समाप्त कर सकती हैं। तीसरा है अनुच्छेद 250 कि संकट काल की घोषणा होने पर, कि संकट काल की घोषणा की स्थिति में राज्य की समस्त विधायी शक्तियां पर भारतीय संसद का अधिकार हो जाता है। इस घोषणा की समाप्ति के 6 माह बाद तक संसद द्वारा निर्मित कानून पूर्ववत चलते रहेंगे, यानी कि वो मान्य रहेंगे। ये आर्टिकल 250 की संकट काल की घोषणा होने पर। फिर आता है आर्टिकल 253 कि विदेशी राज्यों से हुई संधियों के पालन हेतु, कि यदि संघ सरकार ने किसी विदेशी राज्य से किसी प्रकार की संधि की है अथवा उनके सहयोग के आधार पर किसी नवीन योजना का निर्माण किया है, तो इस अवधि संधि के पालन हेतु संघ सरकार को संपूर्ण भारत की सीमा क्षेत्र के अंतर्गत पूर्णतः हस्तक्षेप और व्यवस्थापन करने का अधिकार प्राप्त होगा। यानी कि आर्टिकल 253 की इस स्थिति में भी संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून निर्माण का अधिकार प्राप्त हो जाएगा जब संघ सरकार किसी विदेशी राज्य से कोई संधि कर लेती है और उसे पूरा करने के लिए उसे कोई कानून बनाना पड़े तो। 5वां है राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था भंग होने पर, आर्टिकल 356 यदि किसी राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाए और संवैधानिक यंत्र विफल हो जाए तो राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल को
समाप्त के को भंग करके समस्त अधिकार भारतीय संसद को प्रदान कर देता है। छठा है, कुछ विधेयकों को प्रस्तावित करने और कुछ की अंतिम स्वीकृति के लिए केंद्र का अनुमोदन आवश्यक होता है। अनुच्छेद 304 ख अनुच्छेद 304 ख ये कहता है कि कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जिनके राज्य विधानमंडल में प्रस्तावित किए जाने से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है। जैसे उदाहरण के लिए हम लें, वे विधेयक जिनके द्वारा सार्वजनिक हित की दृष्टि से उस राज्य के अंदर या उसके बाहर व्यापार, वाणिज्य, मेल जोल पर कोई प्रतिबंध लगाए जाने हो तो उसे पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी होगी। ये आर्टिकल 304 ख में लिखा हुआ है। इसी तरह से आर्टिकल 31 ग ये कहता है कि राज्य सूची के ही कुछ विषयों पर राज्य की व्यवस्थापिकाओं द्वारा पारित विधेयक उस दशा में अमान्य होंगे यदि उन्हें इस राष्ट्रपति की विचारार्थ न रोका रखा हो और उन पर राष्ट्रपति की स्वीकृति न प्राप्त कर ली गई हो। यानी कि आर्टिकल 31 ग कहता है कि राज्य सूची के ही कुछ विषयों पर राज्य की व्यवस्थापिकाओं द्वारा पारित विधेयक उस दिशा में अमान्य होंगे यदि उन्हें राष्ट्रपति के विचारार्थ न रोका गया हो और उन पर राष्ट्रपति की स्वीकृति न प्राप्त कर ली हो कि राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। जैसे उदाहरण के लिए, किसी राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण के लिए बनाए गए कानूनों या स्मृति सूची के विषयों के बारे में ऐसे कानून जो संसद को के उससे पहले बनाए गए कानूनों के प्रतिकूल हों, या स्मृति सूची के विषयों के बारे में ऐसे कानून जो संसद के उससे पहले बनाए गए कानूनों के प्रतिकूल हों, या उन पर जिनके द्वारा ऐसे वस्तुओं की खरीद और बिक्री पर लगाए जाने वाले हों जिन्हें संसद ने समाज के जीवन के लिए आवश्यक घोषित कर दिया है, तो राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। ऐसे विषयों को राष्ट्रपति की स्वीकृति लेना आवश्यक है। 1954 में संविधान में तीसरा संविधान संशोधन के आधार पर स्मृति सूची के विषयों में वृद्धि की गई, जिसमें कि खाद्यान्नों की अभाव से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिए केंद्र सरकार आवश्यक कदम उठा सकती है। तो इस तरह से हमने बताया कि किस तरह से केंद्र सरकार राज्य व्यवस्था जो सूची के विषयों पर भी कानून का निर्माण कर सकती है, ये उसको सकती है। अब हम बात करेंगे राज्य सूची के विषयों पर केंद्रीय हस्तक्षेप की, कि राज्यों द्वारा यह भी हमेशा शिकायत रही है कि केंद्र उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्य जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर कानून बनाने लग गया है, जबकि ये विषय राज्य सूची में सम्मिलित किए गए थे। 1951 में संसद ने उद्योग विकास एवं नियंत्रण अधिनियम पारित किया, जिसमें उन उद्योगों का उल्लेख किया गया जिन पर जनहित में केंद्र द्वारा नियंत्रण करना आवश्यक था। धीरे धीरे अनेक उद्योगों को इस अधिनियम के अंतर्गत ले लिया गया। तो राज्य सूची में वर्णित 24, 26 और 27 क्रम वाले विषयों पर केंद्र का अधिकार स्थापित हो गया। यही नहीं बात रुकी, इसके आगे रेजर, पत्ती, कागज, गोंद, जूते, माचिस, साबुन आदि से संबंधित उद्योगों पर भी केंद्र सरकार का नियंत्रण स्थापित हो गया। तो राज्यों के नेताओं का ये कहना है कि इस प्रकार के अत्यधिक केंद्रीकरण से राज्यों का आर्थिक विकास अवरुद्ध हो जाए, क्योंकि जितनी भी जो दैनिक आवश्यकताओं की चीज़ें वो भी केंद्र सरकार के पास चली गई, तो राज्यों के पास आर्थिक संसाधन कहाँ से आएंगे, वो अपना विकास कैसे करेंगे, इसलिए वो केंद्र पे निर्भर रहेंगे। यही टकराव के बिंदु हैं जो आगे की क्लास में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो अभी हमने बात की विधायी संबंधों की, कि केंद्र और राज्यों के बीच में विधायी संबंध क्या है। इन विधायी संबंधों को 3 सूचियों में विभाजित किया गया है। फिर हमने आपसे बताया कि राज्य सूची के विषयों पर भी जो कानून बनाने का अधिकार राज्य व्यवस्थापिका को है, लेकिन उस पर भी कुछ परिस्थितियों में, चाहे वो आर्टिकल 249 हो, 252 हो, 250 हो, 253 हो, 356 हो या 304 हो या आर्टिकल 31 ग हो, के तहत केंद्र सरकार कानून बना सकती है। धन्यवाद।